हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, इग्नाइट जेई बैच का। तो यार इधर भी थोड़ा सा लेक्चर्स नहीं आ पाए क्योंकि मेरे एंड सेम एग्जाम्स चल रहे हैं। हालांकि वो अभी भी चल रहा है बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम ही बंद ना हो जाए। तो इस वीक भी थोड़ा सा एक दो लेक्चर शायद कम आए, बट नेक्स्ट वीक से हम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा लास्ट एग्जाम 9 को है। ठीक है, उसके बाद मैं खाली हूँ, उसके बाद हम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में यार अब देखो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम नए हो तो बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखो यार, इसमें हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं, क्लास 12 की, फ्रॉम जीरो टू एडवांस्ड, अगले एक साल मतलब दिसंबर एंड तक। ठीक है, और इसका फुल प्लानर भी मैं तुम्हारे साथ अगले वीक आफ्टर माई एग्जाम शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वैसे मैंने ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया था कि इस वीक क्लासेस नहीं हो रही है, मतलब लास्ट वीक जो हुआ था। इस वीक भी मेरा प्लान नहीं था, बट मैंने कहा यार ज्यादा गैप हो जाएगा, तो चलो ठीक है, इस वीक हम स्टार्ट करते हैं। हो सकता है एक लेक्चर कम आए, दो ही लेक्चर आए इस वीक में, बट नेक्स्ट वीक से हम उसको कवर अप कर लेंगे। तो देखो यार, इसमें तुम्हें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रेगुलर लेक्चर्स मिलते हैं, जो कि अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे और कमेंट करोगे तुम अगर कि लाइव लो, तो इसको हम आगे लाइव पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तुम्हें जितना भी पढ़ाऊंगा मैं उसका। ठीक है, उसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। उसका वीडियो का लिंक, ओ सॉरी, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें 12th की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई थी कि तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है अगले एक साल, ताकि तुम्हारे बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाए और नया बैकलॉग भी ना बने। तो वो वीडियो भी जाकर के जल्दी से देख लेना उसको। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस बैच को अगर तुम स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे हो तो एक बार इसका ओरिएंटेशन वीडियो और शुरू के 3 लेक्चर जरूर देख लेना, वरना थोड़ा समझने में तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो, उसकी ओरिएंटेशन वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, जैसा कि मैंने तो बताया, जीरो टू एडवांस लेवल कंटेंट है, मेरी गाइडेंस तुम्हें मिलेगी। इसके अलावा हम रेलेवेंट प्रॉब्लम्स करने वाले फ्रॉम बुक्स लाइक रोडो पाथफाइंडर एटसेट्रा। ठीक है, और रेगुलर स्टूडेंट्स को मेरी पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता चुका हूँ, तो जाकर उसे जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, अब इसको कैसे फॉलो करना है भाई, लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं 3-4 घंटे, ये सारा चीजें मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इंट्रो वीडियो में, तो वहाँ जाकर के एक बार जरूर देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, अब जो लोग, अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरा एक इंट्रोडक्शन, करेंटली मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी, और टीचिंग मेरा पैशन है। इसीलिए मैं यूट्यूब पे जे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, इंक्लूडिंग मतलब फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ और उसके अलावा गाइडेंस वगैरह की भी वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया था, और हमने डिस्कशन बेसिक कर लिया था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन वगैरह हमने बात कर ली थी कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी वो कैसी थी। ठीक है, तो हमने बात करी थी, अगर इस तरीके का हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट से प्लस क्यू टाइप का, है ना, तो इससे अगर मैं आर डिस्टेंस जाकर एक पॉइंट देखूंगा, पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन हमने बोली थी आर कैप। तो आर कैप क्या थी भाई, इस तरफ, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव होती तो वो टुवर्ड्स हो जाती। तो मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पर दो तरीके कर सकते हैं, या तो तुम ये अवे वाला ही ध्यान रखो, मतलब डायरेक्शन को बस ये ध्यान रखो कि या तो इधर होगी या तो इधर होगी, और उसके बाद अपने आप जज कर लो कि प्लस चार्ज है और ये भी यहाँ पर जो है, मतलब प्लस चार्ज है तो अवे, और माइनस चार्ज है तो टुवर्ड्स, है ना। या तो ऐसे कर लो, या फिर अपने आप बस अवे याद रखो, और इस चार्ज को अगर मैग्नीट्यूड के साथ रखोगे, जैसे अगर ये +2 कूलम होता, तो ये आता 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, तो ये पॉजिटिव आता तो इधर की तरफ ही आता। अगर ये 2 की जगह -2 हो जाता, तो अपने आप ही यार कि ये -2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप बनता, तो माइनस आर कैप की तरफ आ जाता, क्योंकि बाकी सब कुछ तो पॉजिटिव है, तो वो अपने आप प्लस माइनस एडजस्ट कर लेता। बट मैं वो तरीका रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा कि तुम इसको ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज ही रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आर कैप, और अपने आप जज कर लो, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। और इस पर हमने पिछले लेक्चर में डायग्राम वगैरह भी बनाए थे कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है और नेगेटिव की कैसी होती है। तो ठीक है, बहुत ही बेसिक बात थी ये। ठीक है, और इसी बेसिक पे तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बनते हैं, जो अभी हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर फॉर्म भी हम पढ़ते हैं, तो अब तुम हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। चलो, हाँ, हालांकि परसों भी मेरा एग्जाम है, बट ठीक है कल पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे को ये वीडियो भी बनाने थे यार, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल लंबा गैप हो जाए, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसे ही चलता है ना यार, एग्जाम का शेड्यूल बहुत आगे पीछे होता रहता है, लास्ट मोमेंट पे ये डेट्स चेंज कर देते हैं। तो वैसे तो पहले मेरा एग्जाम 7 को खत्म होने वाला था, अब 9 तक चले गए, तो थोड़ा सा इसीलिए 1-2 दिन और एक्स्ट्रा हो गया है।
बट मैं उसको कवर अप कर दूंगा इसके बाद, जैसे एग्जाम खत्म होगा, तो उसकी टेंशन तुम मत लेना, ठीक है। तुम्हें कंप्लीट प्लानर भी दे दूंगा नेक्स्ट वीक में, मतलब 9 के बाद वाला जो वीक आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें वीक का प्लान, मतलब पूरा ईयर का प्लानर दे दूं, ठीक है। तो अब देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, तो मतलब देखो ऐसा है कि लेट से हमारे पास इस तरीके का कोई भी एक अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई भी एक्स वाई एक्सेस मान लो यार, ठीक है। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और जिस चार्ज की वजह से, जो हमारा सोर्स चार्ज है, जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, प्लस क्यू टाइप का, वो ऐसे कहीं पर रखा है और इसका पोजीशन वेक्टर मैं बोलता हूँ स्मॉल आर बार है, ठीक है। इस प्लस क्यू का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर बार है, ठीक है। और हमें जिस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, लेट से उसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर बार है। क्लियर? आई थिंक सिचुएशन समझ में आ गई होगी। तो अब हमें बताना क्या है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करें भाई, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, है ना, ठीक है। और एक वेक्टर हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इस चार्ज से लेकर के पॉइंट पी तक, इस चार्ज वाले पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दूं क्या, इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट पी की तरफ हमने एक वेक्टर बना लिया, अच्छी बात है भाई। तो अगर मैं अब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उससे अगर मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो वो बनेगी तुम्हारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई, ये डिस्टेंस को मैं अभी कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से डी, ठीक है, बाई डी स्क्वायर। ये तो होगा इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, ये वाली, ठीक है। तो अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ लेट से ये, ठीक है। चलो, तो डायरेक्शन अपने को जो मैंने एरो से दिखा दी वो हो गई, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं कि ये डी हम कहाँ से लाएं, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो हमारा एपी बार है, जो अभी हमने वेक्टर बनाया है ए से पी की तरफ, ध्यान से देखना, एपी बार जो वेक्टर है, वो सिंपली मैं कैपिटल आर बार माइनस स्मॉल आर बार नहीं लिख सकता, ध्यान से देखो। फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर ऐसे तो लिखते हैं, एक ए से पी की तरफ जो वेक्टर है वो फाइनल माइनस इनिशियल हम करके लिख सकते हैं, कैपिटल आर बार माइनस स्मॉल आर बार, ठीक है भाई। अब इस एपी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, तो वो सिंपली हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल आर बार माइनस स्मॉल आर बार, है कि नहीं? खुद ही देखो यार, एपी बार ही तो वो है, क्या कहते हैं, वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, और यही तुम्हारा डी है। ध्यान से देखोगे तो डी, यही लेंथ तो है एपी की, एपी की जो लेंथ है वही डी है, ठीक है। तो अपने को डी मिल गया, ठीक है। और अपने को डायरेक्शन क्या होती थी, ये वाली डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन अपनी क्या है, जो इस केस में जैसे हम जो आर कैप डायरेक्शन को डिनोट करते थे, तो डायरेक्शन अपनी क्या होगी, जो आर बार माइनस आर बार वाला वेक्टर है, इसी की जो डायरेक्शन है, ठीक है, यही हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, आर बार माइनस आर बार को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये अपनी डायरेक्शन हो गई। समझ में आया कैसे लिखा? डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए थी, जो मैंने एरो से बनाई है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आर बार माइनस आर बार वाली डायरेक्शन ही है, कैपिटल आर बार माइनस स्मॉल आर बार वाली डायरेक्शन। तो उसी वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, और वही तुम्हारा डायरेक्शन है। यही तो हमें यहाँ पे लिखना होता है, जो आर कैप टाइप का वेक्टर आता है, ठीक है। तो अब मैं फाइनली तुम्हें रिजल्ट लिखता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हमारा हो जाएगा, वो होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर की जगह रखूंगा मैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये जो अपना वेक्टर आया था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब डायरेक्शन लगाएंगे, डायरेक्शन आएगी आर बार माइनस आर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, आर बार माइनस आर बार अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड जो हमने यहाँ पे ऊपर अभी लिखा हुआ है, ये बना, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हम लिख सकते हैं अब Q/4 पाई, हमने सिमिलर काम वैसे जब चार्जेस के लिए हमने कूलम्स लॉ देखा था वहां पर भी किया था, तो तुम्हें कुछ ज्यादा नया लग नहीं रहा होगा इसमें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बार माइनस आर बार का क्यूब, है ना, डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा आर बार माइनस आर बार, ठीक है। इसको बॉक्स कर लो भाई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट वैसे लिख ही लोगे। अब मेरे ख्याल से रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप समझ में आ जाए तो बस अच्छा है, ठीक है, वो अपने आप तुम बना लोगे। तो ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब एक चीज मेरे को बताना कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो इसका आंसर अगर तुमने सही जज किया है तो तुम सही जा रहे हो बस। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है ना, तो ये डायरेक्शन नहीं हो सकता, और ये डायरेक्शन नहीं है तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इसलिए ये चीजें हम नहीं बोल सकते, इसको काट दो, ठीक है। बट क्या जो ऊपर वाला रिजल्ट देखो, इसको हम मैग्नीट्यूड और इसको हम डायरेक्शन बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है, आर बार माइनस आर बार को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जो हमने डायरेक्शन ऊपर लिखी थी, और फिर यूनिट वेक्टर के साथ जो हमने लिखा है वो उसका मैग्नीट्यूड।
तो ये चीज सही है कि हम इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोल सकते हैं, बट इस केस में क्या इसको बोल सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये चीज एकदम ध्यान रखना। चलो, तो सिंपल था यार वेक्टर फॉर्म। एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वैसे हमने बात इसकी उसमें कर ली थी, क्या कहते हैं, जैसे कूलम्ब लॉ में किया था उसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख लो यार। ठीक है, बाकी तुम्हें पूरा लिखना है पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लेट से एक ऑब्जर्वर है, अपना एक्स वाई प्लेन है, जिसमें हम सारी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट पी है कोई, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, पॉइंट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर वही हमने कैपिटल आर बार से डिनोट कर दिया। इसके अराउंड नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं। लेट से ये है पहला चार्ज Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R1 बार। ये है दूसरा चार्ज Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार। ये है तीसरा चार्ज Q3, इसका पोजीशन वेक्टर है R3 बार। सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चार्जेस ये देख सकते हो रखे हुए हैं। और ये है तुम्हारा Qn, जिसका पोजीशन वेक्टर है Rn बार। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इस पॉइंट पर, हमारे टारगेट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू वन, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो इसकी इलेक्ट्रिक, इसके अराउंड होने से, इसके अराउंड होने से, इसके अराउंड होने से, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली इसकी वजह से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनको रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से हर एक अपनी अपनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस पॉइंट पर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से बन जाएंगे। क्लियर? हर एक की वजह से अपना अपना। ठीक है, अब इन वेक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सिंपल, जैसे फोर्सेज ऐड करते थे एनएलएम में, कि इधर से mg लग रहा है, इधर से नॉर्मल लग रहा है, इधर से फ्रिक्शन लग रहा है, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स लिखते थे। बस उसी तरीके से यहाँ पर नेट फील्ड लिखना है, सबका वेक्टर सम कर दो, इसका 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 इसका, हर एक की वजह से जो फील्ड आ रहा है उनको वेक्टोरियली ऐड कर दो, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी। बस सिंपल। तो लिख देते हैं भाई सीधे। वैसे मैं इसको डिस्कस एक बार कूलम्ब लॉ के टाइम पे कर चुका हूँ बहुत डिटेल में, पर अभी भी मैंने एकदम सफिशिएंट वैसे ही बता दिया है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वो वाला लेक्चर जरूर देखना, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक एक का, या ऐसे चलो सिग्मा मुझे भी बहुत डर लगता था, रहने दो। तो E1 बार प्लस E2 बार प्लस E3 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस En बार, ऐसा कह सकते हो, या फिर इसी को सिग्मा EI बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही चीज मैंने लिखा है, I = 1 से लेकर के n तक। तो यही E1 बार क्या है, इसकी वजह से, E2 बार क्या है, इसकी वजह से, E3 बार क्या है, इसकी वजह से। ठीक है, इस तरीके से वेक्टोरियली ऐड कर दो। लिखते हैं भाई, इसको अगर हम लिखेंगे, आ 1/4πε0, E1 की वजह से लिख रहे हैं, 1/4πε0 Q1, और ऊपर अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है ये वाला। ठीक है, यही यूज करना है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पर टारगेट माइनस सोर्स R बार - R1 बार अपॉन R बार - R1 बार का क्यूब। बहुत बढ़िया भाई। प्लस E2 लिखोगे 1/4πε0 Q2 R बार - R2 बार अपॉन दिस R बार - R2 बार का क्यूब, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे nth वाले के लिए लिखोगे Qn, सॉरी 1/4πε0 Qn। अरे यार लिखने की जगह नहीं है, ठीक है, अपने आप लिख लेना, समझ जाना। ठीक है, बस वही n के लिए लिखना है, इस तरीके से तुम टोटल ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसमें जो जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। तो इसमें बस 1/4πε0 कॉमन है, आई थिंक 1/4πε0 अंदर आएगा Q1 आर R बार - R1 बार अपॉन R बार - R1 बार का मैग्नीट्यूड का क्यूब, प्लस Q2 R बार - R2 बार अपॉन R बार - R2 बार का मैग्नीट्यूड का क्यूब, प्लस एंड सो ऑन, प्लस Qn R बार - Rn बार अपॉन R बार - Rn बार का क्यूब। सिंपल। ठीक है, तो इसको सिग्मा नोटेशन में अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना हो तो आखिरी में वो भी लिख देता हूँ, चलो। तो नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो इस पर आएगा वो आएगा 1/4πε0 सिग्मा, ध्यान से देखना, Qi R बार - Ri अपॉन मॉड ऑफ R बार - Ri का क्यूब, I = 1 से लेकर के n तक।
इस तरीके से तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, सबका समेशन कर दो बस। तो ये सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जो हमने कूलम्स लॉ के टाइम पे भी डिस्कस किया था, तो वही चीज यहाँ पर भी वैलिड है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत बढ़िया यार। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी अब बहुत जल्दी एक इस पे एक लेक्चर और ले लूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा एक या दो लेक्चर में। फिर एरोडोफ के क्वेश्चन हम इकट्ठा करेंगे एक सेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तुम लोग कमेंट करके बताना कि मैं एरोडोफ के हर एक क्लास में एक एक दो दो क्वेश्चन करूँ, या मतलब तीन चार टॉपिक्स पढ़ाने के बाद इकट्ठा जब मेरे पास 8-10 क्वेश्चन हो जाए तो उनका एक अलग से हम सेशन कर लें, ठीक है। जो तुम्हें ठीक लगेगा वैसा हम कर लेंगे। चलो, तो क्वेश्चन लिखो भाई। देयर आर 3 चार्जेस। ठीक है, 3 चार्जेस हैं। Q0, 2Q0, Q0 सारे पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस अपने आप ऑब्जर्व मतलब ऑब्वियस है, अगर माइनस नहीं लिखा है तो प्लस ही है, ठीक है। लोकेटेड एट 3 डिफरेंट कॉर्नर्स, लोकेटेड एट 3 डिफरेंट कॉर्नर्स, ठीक है, विद एट 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ ए। ठीक है, तो 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ ए, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड। एक्चुअली में ये मल्टी करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, पॉसिबल वैल्यूज इस तरीके का आ सकता है। मल्टी करेक्ट क्यों है अभी तुम्हें समझ में आएगा। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये मल्टी करेक्ट क्यों है, अगर किसी ने गेस कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, एक हिंट देता हूँ, ये मल्टी करेक्ट ना होता अगर ये वाला 2Q0 की जगह Q0 ही होता तो। समझे बात को। चलो, समझते हैं इसको, पहले एक स्क्वायर बना लिया जाए, है ना। क्योंकि स्क्वायर के एजेस पे रखना है अपने को चार्जेस को, तो मैं पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ भाई, बढ़िया था, है ना। ये हो गया। ठीक है, अब इस स्क्वायर के 3 एजेस पे अपने को ये Q0, 2Q0 और Q0 रखने हैं, तो लेट से मैं कुछ ऐसा रख देता हूँ। एक Q0 रखा मैंने, एक मैंने 2Q0 रखा, और एक मैंने ये फिर Q0 रखा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया एक्चुअली में, देखना ध्यान से, Q0 Q0 अपोजिट आ गए, और 2Q0 एक ऐसे एज पे आया जिसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, एक और पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता था, ध्यान से देखना। अगर मैग्नीट्यूड सेम चाहिए तो ठीक है, अगर साथ में डायरेक्शन भी बोल देता और क्या कहते हैं वो भी दे देता, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दे देता, तो फिर वेक्टोरली सब अलग अलग आते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, एक और अरेंजमेंट हो सकता है, Q0 यहाँ रखा, Q0 यहाँ रखा, और 2Q0 सामने रख दिया। की बार मैंने क्या किया, 2Q0 और 2Q0 को सामने आमने सामने रखा है, और एक Q0 को अलग रखा है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि Q0, 2Q0 और Q0, है ना। इस तरीके का भी रख सकते हैं। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये वही वाला, अगर मैग्नीट्यूड वाइज चलोगे, अगर मैं ऐसा रखूँ Q0, ध्यान से देखना, अगर मैं कुछ ऐसा रख दूं कि यहाँ पर मैं Q0 रख दूं, यहाँ पर मैं 2Q0 रख दूं, और यहाँ पर भी मैं Q0 रख दूं, तो ये एक अलग अलग अरेंजमेंट है। बट एक चीज ध्यान से देखोगे कि इसमें फिर Q0 2Q0 सामने है और एक Q0 अलग से है, तो मैग्नीट्यूड इसमें वही आएगा जो इस केस में आएगा, इसलिए हमें मैग्नीट्यूड के ऑप्शन पूछा है ना, तो बस मैग्नीट्यूड वाइज दो ही केसेस बनेंगे जिसमें एक बार Q0 और 2Q0, सॉरी Q0 और Q0 सामने सामने हो, और दूसरी बार Q0 और 2Q0 सामने सामने हो। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ ऐसा क्यों होगा। चलो, पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो अब अपने को सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, काम करता हूँ मैं इसके डायगोनल्स बना लेता हूँ, तो सेंटर अपने आप मिल जाएगा अपने को। इस तरीके से डायगोनल्स बनाए, तो ये अपना ओ सेंटर आ गया। क्लियर। चलो, अब अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, KQ/R²। के अब मैं 1/4 को के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में KQ0/R² होगा। ठीक है, तो एक चीज बताना, इस O से जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डायगोनल का आधा है, यानी कि A√2 का आधा, A/√2 है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी A/√2 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी A/√2 है। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट ही हुए ये तीनों, है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ओ का सबसे। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं इस पॉइंट ओ पर, तो ये इस तरफ आएगा, है ना।
और इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से मैं बोल देता हूँ कुछ इवन है, ठीक है, और इसकी वजह से लिखूं तो वो इस तरफ आएगा। तो एक चीज बताना, इवन की जो वैल्यू होनी चाहिए के क्यू नॉट बाई ये ए बाई रूट टू जो अपना डायगोनल का आधा है का स्क्वायर, ठीक है। तो जो इसकी वजह से आ रही है वही इसकी वजह से भी आएगी, क्यों? क्योंकि देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू नॉट, और डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही होगा, तो ये इवन है तो ये भी इवन होगा, जो दूसरा मैंने बनाया इस वाले की वजह से ये भी इवन ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे भाई, वेक्टोरली ऐड करोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कुछ नहीं मिला। बस केवल इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं लेट से बोलता हूँ E2। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी के, चार्ज कितना है 2Q0 बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा A/√2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2K Q0 तो ऊपर है, और नीचे √2 का स्क्वायर करके ऊपर लाएंगे तो 2 और आ जाएगा, तो 4K Q0 बन जाएगा ऊपर अपॉन ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से दिख गया होगा, ठीक है, नहीं दिखा तो देख लो कैसे किया। 2K Q0 तो है ही है, फिर ये A/√2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2, और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा जो कि ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4K Q0, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा E2, ये मतलब नेट इस फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू आई है वो तुम्हारा आंसर, ठीक है। सेकंड केस हमने बोला था ये वाला जिसमें हमने Q0 और 2Q0 का अपोजिट रखा है, ठीक है। चलो इसमें भी डायगोनल्स बना लेते हैं पहले। तो ये अपने बन गए डायगोनल्स, अच्छी बात है, ठीक है, ये हो गया सेंटर। तो अब एक बात बताओ, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा इवन के बराबर, क्योंकि ये वही A/√2 है ना, और Q0 चार्ज जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यही इवन आएगा, अच्छी बात है। इसकी वजह से लिखूं तो ये इधर आएगा इवन अब की बार, और इसकी वजह से लिखूं तो इस तरफ आएगा, कितना आएगा, ध्यान से देखना, एक मिनट, E2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से E2 था, ये हमने यहाँ पे लिखा था। अब ध्यान से देखो, जो E1 है और जो E2 है, सिंपली तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्या है, K Q0/A/√2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, K Q0/A/√2 का होल स्क्वायर इंटू टू। तो E2 जो है वो एक्चुअली में 2 टाइम्स ऑफ E1 है, ठीक है, यहीं से दिख रहा है। तो E2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ E1 है, ये अपने को ऊपर से दिख रहा था, ठीक है। तो अपन इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस फिगर को मैं कहाँ बनाऊँ, एक बार और बना देता हूँ। चलो ये तीनों वेक्टर्स दिखा रहा हूँ, बस देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। ये सेंटर है, तो ये अपना जो E2 था ना, इसको मैंने 2 टाइम्स ऑफ E1 लिख दिया अब, ठीक है। और ये था E1 जो इधर की तरफ जा रहा था, और एक ये है E1, ठीक है, ये हो गया। तो ये 2 टाइम्स ऑफ E1 को मैं काम करता हूँ, दो वेक्टर में तोड़ देता हूँ ऐसे, E1 और E1, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे एक E1 को काट देगा, तो अब ये जो फाइनल इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, इसके डायगोनल के अलोंग, ठीक है। क्या करूँ मैं, डायगोनल बना ही लूँ क्या? चलो ठीक है, ऐसे ही दिखा देता हूँ। चलो तुम्हारे विजुलाइजेशन के लिए बना ही देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट चलो कोई नहीं, विजुलाइजेशन के लिए बना रहा हूँ, बाकी जब तुम अपने आप से सॉल्व करोगे ना, तुम्हारी एक बार ग्रिप बन जाएगी तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे दिखेगा आंसर तुम्हें, ठीक है। तो अपना कहाँ कहाँ थे चार्ज, Q0 2Q0, ठीक है। तो ये था अपना Q0, ये भी था अपना Q0, और ये था अपना 2Q0, अच्छी बात है। तो अपन ने फाइनली निकाला था कि इधर साइड 2 E1 आ गया था, जो अब की बार कट कटा के इस तरीके का, एक E1 को कैंसिल आउट करके, तो अब नेट फिगर ऐसा बन रहा था कि इधर एक E1 आएगा और इधर एक E1 आएगा, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ से जरा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ एक इस तरीके से, है ना, और एक वर्टिकल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। ये क्यों किया अभी देखना, ठीक है। ये जो E1 आया है, एक चीज बताना, ये स्क्वायर है, तो ये पूरा 90 होगा, ठीक है, यानी कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो इधर आ जाएगा तुम्हारा E1 cos 45 डिग्री, इस E1 का कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, ठीक है, इस वाले का। तो इधर आएगा E1 cos 45 डिग्री, यानी कि E1/√2, और एक इधर आएगा, ये कितना आएगा, ये भी E1/√2, ठीक है। फिर नीचे वाले E1 का कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये आएगा कितना, E1/√2, है ना, और एक आएगा इधर, ये कितना आएगा, E1/√2। तो अब अपन को क्या करना है, सिंपल इन दोनों को दिख ही रहा होगा तुम्हें कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट आंसर आएगा अपना ये इस तरफ आएगा, और कितना आएगा, 2E1/√2, क्योंकि E1/√2 ऐड हो गया, यानी कि E1√2, और E1 की वैल्यू अपन ने ऊपर लिखी रखी थी KQ0/A/√2 का होल स्क्वायर इंटू √2, ये अपना आंसर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2√2 KQ0/A², ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और था, ठीक है, जब अपन ने ये सिंप्लीफाई करके इतना ये रिजॉल्व कर लिया था, तो हमें जब ये मिला था
कि इस तरीके से डायगोनल की एक तरफ, मतलब एक डायगोनल की तरफ ये इवन था और ये इवन था, है ना, जो अभी हमने फिगर यहाँ पे बनाया था ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने अभी इसके बाद रिजॉल्व किया, बट रिजॉल्व करने के बजाय तुम एक चीज और कर सकते थे कि ये इस तरीके से 90 डिग्री है, ठीक है, देख सकते हो ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये। तो एक चीज और कर सकते हो कि दो वेक्टर्स, अगर हमें, ये तुमने रिजल्ट उस समय पढ़ा होगा जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था, मतलब मेरे साथ तुमने अगर वेक्टर पढ़ा है तो ठीक है, मेरे साथ नहीं पढ़ा तो तुमने जहां भी पढ़ा होगा वेक्टर, तुमने पढ़ा होगा अगर दो जो है क्या कहते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2ab cos थीटा बाई 2, है ना। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 2e1 cos ऑफ 45 डिग्री, सिंपल। cos ऑफ 45 डिग्री कितना आता, 1/√2, तो ये √2e1 आ जाता। तो दो लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाता है कि √2e1 होना चाहिए, और यही हमने यहाँ निकाला था। तो 2ab cos थीटा बाई 2 भी लगा सकते हो। और एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का, इन दोनों के एकदम मिड में, यानी कि यहाँ से एक से किसी एक से 45, तो मतलब दोनों से ही 45 है, ये भी 45, ये भी 45, है ना, और यही बन ही रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका भी तुम लगा सकते थे, तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाता। अब जो मैंने तुमसे कहा था कि ये वाला केस क्यों सेम होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, डायगोनल बना रहा हूँ, ये सॉल्व नहीं करूंगा बट मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, तो अब की बार तुम्हारा चेंज किया हुआ कि इस 2q0 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2e1 वाला, वो इधर आएगा, और एक e1 इधर आएगा, है ना, और एक e1 इधर आएगा, ठीक है। जब तुम इनको सिंप्लीफाई करोगे, ये 2e1 की जगह मैं अगर एक e1 और बना दूं, ऐसा लिख दूं e1 और e1, और एक e1 से काट दूं, तो अब की बार जो तुम्हारी इमेज ऐसी बन रही थी इस वाले केस में, नीचे वाले केस में देखना ध्यान से, एक इधर वेक्टर और एक इधर वेक्टर, वो तुम्हारी अब एक इधर और एक इधर बन गई, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट किधर आएगा तुम्हारा, रिजल्टेंट इन दोनों का फाइनली जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जो इस केस में आया, ठीक है, वो तुम करके देख लेना अपने आप, वही आएगा, ठीक है। सिमिलरली तुम ऐसे कहीं भी कुछ भी अरेंजमेंट रखोगे ना जिसमें तुम्हारा 2q0 और q0 सामने है, तो मैग्नीट्यूड जो तुम्हारा फाइनली निकल करके आएगा वो हर बार e1√2 ही आएगा, ठीक है। बस फर्क क्या पड़ेगा, जैसे इस वाले केस में इधर डायरेक्शन थी लेफ्ट साइड, इस वाले केस में राइट साइड, और कोई केस होगा उसमें नीचे की तरफ हो सकती है, और कोई केस होगा उसमें ऊपर की तरफ हो सकती है। तो अभी हमसे पूछा क्या था कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हर केस में सेम रह रहा है, बट अगर ये ऐसा कुछ बोल देता कि हमने इस तरीके का एक ऑब्जर्वर मान लिया कि इधर साइड एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाई डायरेक्शन, तो उस केस में अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल वैल्यूज बतानी होती, तो तुम कहते भाई कि ये वाला जो है ये e1√2 आई कैप है, ठीक है। ये वाला जो है ये e1√2 माइनस आई कैप है, नीचे आता तो माइनस जे कैप, ऊपर होता तो माइनस तो प्लस जे कैप, तो चार वैल्यूज अलग अलग बन जाती। मैग्नीट्यूड सबका सेम होता बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो चार डिफरेंट वेक्टर्स हो जाते। सिमिलरली अगर तुम्हारा जो हमने पहला वाला केस किया था, इसमें भी तुम्हारा नेट रिजल्टेंट इधर आया, इसमें और तीन पॉसिबिलिटी थे, नेट रिजल्टेंट इधर आ सकता था, नेट रिजल्टेंट इधर आ सकता था, नेट रिजल्टेंट इधर आ सकता था। तो उस हिसाब से वेक्टोरली तीन वैल्यूज, और तो चार वैल्यूज इस वाले केस की आती, चार वैल्यूज उस वाले केस की आती, तो नेट 8 वैल्यूज आ जाती, ठीक है। तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट केवल मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो बस ये देखो कि अरेंजमेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट कब वो करेगा, जब एक बार क्यू नॉट आमने सामने हो और एक बार क्यू नॉट टू क्यू नॉट सामने आमने सामने हो। और इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तुम जब पीवाईक्यूज वगैरह देखोगे और क्वेश्चन इस तरह के करोगे, संगेज में भी है, तो वहां से तुम्हें इसमें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो काफी सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर ली। तो यार आगे बढ़ते हैं, अब एक प्रॉपर्टी है जिसका बहुत फायदा मिलता है तुम्हें इस तरीके के पॉइंट चार्जेस वाले क्वेश्चंस करने में, जैसे पॉइंट चार्जेस की वजह से नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ दिया है जिसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और कुछ ऐसी सिमेट्रिकल सिचुएशन, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्यूब, सॉरी स्क्वायर था, क्यूब हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन केसेस में एक प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की जो तुम्हारे बहुत काम आती है, और तुम बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो और बहुत सारे चार्जेस को हटा सकते हो अपने पिक्चर में से, मतलब 6 चार्जेस को 2 चार्जेस में कन्वर्ट करके, और फिर 2 चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट लिखना ज्यादा इजी है कंपेयर टू 6 से। तो देखो कैसे, देखना ध्यान से, एक प्रॉपर्टी है, इसको नोट करके लिख लो, ठीक है। पहले लिखवा देता हूँ फिर समझाऊंगा कि क्या है ये, है ना। तुमने शायद वेक्टर में सुनी भी हो, ठीक है। ये अगर तुम्हारे पास इस तरीके से अगर वेक्टर है a1 बार, a2 बार, a3 बार, ऐसे सो ऑन, ऐसे n वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, n कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर का ध्यान रखना भाई, मतलब ऐसे स्पेस में नहीं हो सकते, प्लेन में होने चाहिए। n कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ a1 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 बार इज इक्वल टू सो ऑन मॉड ऑफ an बार। हर एक का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, ये है। एंड एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स, एनी टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स
इज 2 पाई बाय n, ये एंगल है, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो, या नल वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऐसा देख सकते हो इस तरीके से, अगर जैसे ये बोल रहा है ऐसे n वेक्टर्स हैं और सबके बीच में एंगल भी सेम है, मतलब ये 2 पाई बाय n के बराबर है ना, तो इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। जैसे ऐसा बोल सकते हो, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट ऐसे लिखोगे, a1 बार प्लस a2 बार प्लस एंड सो वन प्लस an बार, या फिर जिसको तुम सिग्मा ai बार भी बोल सकते हो, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस केस में अगर ये सबका मैग्नीट्यूड सेम है और सबके दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल भी सेम है, वो कितना है, 2 पाई बाय n के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो वेक्टर्स होते, है ना, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, पहला ये बनाया, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 2 पाई बाय 2, है ना, 2 पाई बाय n लिखा है, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई, यानी कि 180 डिग्री, मतलब एक ऐसा लिख दिया, एक ऐसा बना दिया, है ना। तो कैंसिल आउट कर ही देंगे भाई, दिख ही रहा है, दो वेक्टर होते तो पाई बनता है एंगल, वही दिख रहा है, 360 को इक्वली बांट दो, तो ये ऐसा हो गया। तीन वेक्टर्स होते तो 2 पाई बाय n यानी कि 2 पाई बाय 3, यानी कि 2 पाई बाय 3 कितना हुआ तुम्हारा, 120 डिग्री। तो इस तरीके से वेक्टर्स बनते, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और हर एक के बीच में ऐसे 120 डिग्री एंगल होता है, तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो फिर वही कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा तुम देख सकते हो, इस इन दोनों का अगर तुम ऐसे कंपोनेंट करोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना के, तो तुम्हें दिखेगा कि इधर और इधर दो कंपोनेंट आएंगे जो इसके जस्ट बराबर होंगे, और ये वाले इक्वल होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो करके देख लेना, वैसे यही होगा, ठीक है। तीन वेक्टर, चार वेक्टर होंगे तो 2 पाई बाय 4 यानी कि पाई बाय 2 एंगल होगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ठीक है। ऐसे ही पांच होगा तो उस हिसाब से कर लोगे, छह होगा तो उस हिसाब से कर लोगे, और सब एक दूसरे को, चार वाला तो दिख भी रहा है, इवन वाले तुम्हें सब दिख जाएंगे सामने सामने कैंसिल आउट होते हुए। ऑड वाले में थोड़ा सा तुम्हें कंपोनेंट लेके करके देखना पड़ेगा। तो तुम अपने आप से ट्राई करके देखना इसको, 120, 150, सॉरी 123 के लिए किया, 5 के लिए करना, 7 के लिए करना, करके देख लेना थोड़ा बहुत, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। और इवन वाले तो तुम्हें आमने सामने दिख जाएंगे, जैसे ये 2 4 6 वाला करोगे तो ऐसे ऐसे दिखेंगे, 60 डिग्री पे आएंगे सारे के सारे, 60 60, ये इस तरीके से सब 60 डिग्री पे होंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इस तरीके से कट जाएंगे। तो इस तरीके से एन कोप्लानर वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और उनके बीच में एंगल जैसे 2 पाई बाय n टाइप का है ना, मतलब इक्वल एंगल है, तो तुम्हें उनका वेक्टर सम नेट नेट जीरो मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसका बहुत काम आता है क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें उसमें इसका यूज दिख भी जाएगा। चलो, तो नोट करो, सम पॉइंट लाइक चार्जेस आर सिचुएटेड, सम पॉइंट लाइक चार्जेस आर सिचुएटेड, हाँ ठीक है, at different corners of a regular hexagon, at different corners of a regular hexagon, as shown in figure, as shown in figure, ठीक है। find electric field at center, find electric field at center of hexagon, side length of hexagon is, some point like charges are situated at the different corners of a regular hexagon as shown in figure, find electric field at the center of hexagon, side length of hexagon is a, ठीक है। साइड लेंथ ए है। अब अपन जरा फिगर बना लेते हैं। अरे यार क्या किया, मैं एक साथ बना देता यार रेगुलर हेक्सागन, क्या किया इसने। अरे यार, फिर से बनाऊं क्या, तो ढंग से दिखे ना यार। थोड़ा ठीक ठाक सा बन जाए भाई मेरे। आई गेस काम चल जाएगा अब, ठीक है। चलो, ठीक है। अब इस पे चार्जेस कैसे रखे हैं ये देखना ध्यान से। यहाँ पर रखा है +2 Q0,
यहाँ पर रखा है +2Q0, यहाँ पर रखा है +2Q0, यहाँ पर रखा है +Q0, यहाँ पर रखा है +2Q0, यहाँ पर रखा है -2Q0। ये हो गए 6 चार्जेस। बहुत बढ़िया भाई। तो इनको एक बार मैं कॉपी कर लूँ, नीचे मेरे को जरूरत पड़ेगी अभी, है ना? ठीक है, चलो, अच्छी बात है। अब एक काम करूँ, एक चीज़ ये बताओ, अगर मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे डायगोनल्स इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ। ये हो गया, ये आ गया सेंटर। अब एक चीज तुम नोटिस करोगे कि क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, तो ये एंगल हर एक मतलब ये दो चार्जेस के बीच में, मतलब दो साइड इस तरीके से जो एंगल्स हैं, हर एक साइड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, 60 डिग्री के बराबर होगा। अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री आया हो कि ये रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे एंगल्स इसके 120 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, और ये सब एक दूसरे को इस तरीके से, ये वाली लाइन इनको बाइसेक्ट करती है, तो ये भी 60, 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 सारे 60 60 आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60 भाई। तो अब ये तुम ध्यान से देखो, ये हो गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे करते करते ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो खास बात क्या होगी, क्योंकि हमें पता है साइड लेंथ ए है, तो ये लेंथ भी ए है, 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 तो सारी साइड भी ए है। ये रेगुलर हेक्सागन की खास बात होती है, ध्यान में रखना, हेक्सागन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसमें ये चीजें होती है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, अच्छी बात है। तो अब अपने को एक चीज समझ में आई कि जितने भी चार्जेस है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर बनाएंगे, जैसे इसका जो वेक्टर बनेगा वो इस तरफ बनेगा, इसका जो वेक्टर बनेगा वो इस तरफ बनेगा, ऐसे ही हर एक का वेक्टर उसके अपोजिट साइड में बनेगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर 6 वेक्टर ऐसे 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 अलग अलग डायगोनल्स पे इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, और हर वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, हर दो वेक्टर के बीच में, जैसे इसके इसके बीच में जो एंगल होगा 60, फिर इसके इसके बीच में जो एंगल होगा वो 60, इसके इसके बीच में जो एंगल होगा वो 60, इस तरीके से 60 ही रहेगा। अब अपन ने जो अभी रिजल्ट पढ़ा ऊपर कि इस तरीके से इक्वल एंगल वाले वेक्टर हो, तो अपन कुछ तो दिमाग लगा सकते हैं और उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अभी अपने पास 6 वेक्टर है, बट एक चीज देखो, अगर ये सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 और 4 वेक्टर तुम्हें दिख रहे होंगे 2Q0 मैग्नीट्यूड के हैं, ये दोनों अनइक्वल है। अगर सारे इक्वल होते तो नेट यहाँ पर 0 ही हो जाता। अच्छी बात है, बट अनइक्वल है, तो अब क्या करें? अगर सारे इक्वल होते तो नेट 0 लिख देते। तो अब एक काम करते हैं, इसी को हम समझने के लिए क्या करते हैं, अनइक्वल वाले कौन कौन से हैं? एक ये और एक ये, सारे 2Q0। अगर इसको 2Q0 बनाना है तो इसमें एक +Q0 ऐड करना पड़ेगा, और हमें नेट 0 ही रखना, तो एक -Q0 और रख दो यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर इसके साथ में एक Q0 तो था ही, ठीक है, इसमें एक +Q0 एक -Q0 और रख दिया। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर मुझे +2Q0 बनाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर +4Q0 और रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के +2Q0 बनाएगा, लेकिन +4Q0 रखा है तो एक -4Q0 और रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये बन गया अपना 2Q0। तो अब एक बात बताओ, मैं अगर इन दोनों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूँ, ये -Q0 ये -4Q0, ठीक, जितना ऐड किया था सब्ट्रैक्ट किया, मतलब कुछ नहीं किया है। ठीक है, वही बात है। तो अगर मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूँ, तो ये 2Q0, ये 2Q0, ये 2Q0, ये 2Q0, ये 2Q0 और ये 2Q0। ठीक है, तो इन सब का नेट जो आएगा यहाँ पर वो 0 आना चाहिए, मतलब नेट इफेक्ट 0। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इन सबको सीधे सीधे काट दूं, इसका ऐसे ही किए जाते हैं क्वेश्चन। ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया और ये काट दिया। तो अब अपनी सिचुएशन कैसी बनी, ध्यान से देखना, इसी फिगर में बनाता हूँ। डायगोनल बना लूं पहले। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन ऐसी बनी कि ये सारे चार्जेस हट गए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये सारे 2Q0 तो कैंसिल आउट हो गए। अब एक्स्ट्रा क्या बचा यहाँ पर, देखो इस वाले साइड पर बचा अपने पास ये -Q0, तो यहाँ पर एक आएगा -Q0, और इस वाले पर बचा -4Q0, तो यहाँ पर आएगा -4Q0। बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए, देखो ये सारे 2Q0 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 2Q0 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 2Q0, इसको भी 2Q0 बना के फिर -4Q0 एक्स्ट्रा रखा है, इसको 2Q0 बना के -Q0 एक्स्ट्रा रखा है। तो वो 6 के 6 कैंसिल आउट हो गए, ये वाले और ये वाले मिला के, और अपने पास ये रिजल्टेंट बचा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो आराम से, क्योंकि काफी नई चीज होगी तुम्हारे लिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई क्वेश्चन में, है ना? इस पॉइंट ऊपर लिखना है। तो इस इसकी वजह, इस -Q0 की वजह से आएगा डायरेक्शन इधर, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ E1, है ना, बार।
और इसकी वजह से इस तरफ आएगा, इसमें बोलता हूँ E2 बार, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है E1 आएगा तुम्हारा KQ0, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सीधे सीधे, बाई ये डिस्टेंस, ये तो हमने ए निकाल लिया था, यही रहेगा A²। और ये कितना आएगा, E2 बार का मैग्नीट्यूड जो आएगा तुम्हारा वो आएगा 4KQ0/A²। और इनके बीच में ये एंगल कितना है भाई, 120 डिग्री, है ना। ठीक है, तो सिंपल कर लो भाई, दो एक्टर्स और उनके बीच में एंगल जो है तुम्हारा 120 डिग्री। तो E1 बार प्लस E2 बार का मैग्नीट्यूड अगर अपने को लिखना है तो वो हो जाएगा √A² + B² + 2AB cos थीटा। √A², वेक्टर ऐड कर रहे हैं ना, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं √A² + B² + 2AB cos थीटा। मेरे ख्याल से पता होगा, वेक्टर का बेसिक नॉलेज है। तो इसका A² आएगा तुम्हारा K² Q0, सॉरी ऐसा लिख देता हूँ यार, ये KQ0/A² का होल स्क्वायर, प्लस B² आएगा तुम्हारा 4KQ0/A² का होल स्क्वायर, प्लस 2KQ0/A²। यार नीचे लिख दूं क्या, जगह नहीं बन रही है, ठीक है, इस पूरे टर्म को नीचे लिख देता हूँ, प्लस 2AB cos थीटा होगा ना, 2KQ0/A², 4KQ0/A² कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है इनके बीच में, 120 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा, यहाँ से देखना, अगर मैं सब में से KQ0² /A² का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँ, KQ0² /A² का होल स्क्वायर हर टर्म में से कॉमन ले लूँ, क्यों, देखो ये टर्म बनेगा फिर केवल 1, प्लस ये टर्म बनेगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये बाहर जाएगा ना, फिर 4 का स्क्वायर बनेगा 16, प्लस ये टर्म बनेगा तुम्हारा कितना, K²Q0² A², ये सारा निकाल दोगे तो 4 × 2 बनेगा 8, यहाँ से 4, यहाँ से 2, ये बना 8, और cos 120 यानी कि cos 180 - 60, cos 180 - 60 यानी कि cos ऑफ 60 का माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, तो -cos 60 डिग्री। तो -cos 60 डिग्री कितना होगा, cos 60 हाफ होता है, तो -cos 60 -हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा, cos 120 की वैल्यू लिखा है बस। अब इसमें से ये पहले तो बाहर निकाल लो, KQ0² /A², क्योंकि ये स्क्वायर में है, फिर अंडर रूट के अंदर बचेगा तुम्हारे पास 1 + 16 - 4, यानी कि 17 - 4 यानी कि 13। तो तुम्हारा आंसर बनेगा यहाँ से √13 Q0² अपॉन 4πε0 A²। वही 1/4πε0 रख दिया यहाँ पे, ये बनना चाहिए आंसर। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को तुम हैंडल कर सकते हो और बहुत सारे चार्जेस को हटा सकते हो अपने रास्ते से। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक्स तो तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब डिफरेंट बॉडीज की वजह से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो अपना अगला पार्ट होगा। बट ये पॉइंट चार्जेस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने पे तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए कि तुम सिंपली KQ/R² निकाल रहे हो 10 अलग अलग एप्लीकेशन में। जैसे अभी हमने वो जो 6 चार्जेस वाला क्वेश्चन के वैसा एक आध और कर लोगे बहुत है। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, तो अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन करना जिनसे तुम्हारा दिमाग खुले, तो वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ अब एक आध क्वेश्चन हम अभी करेंगे, बाकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मैंने तुम्हें बताया रोडोफ का आएगा ही, तो उसमें हम और अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चंस लेंगे, रोडोफ के तो लेंगे ही, और थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे अच्छे एडवांस लेवल, ठीक है। और अगर देखो पॉसिबल हुआ तो मैं एक इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन और कर लूंगा थोड़ा बाद में, ठीक है। बाकी अभी मोर देन इनफ तुम्हें मैंने करा दिया है, अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे ताकि तुम्हारा एकदम ये दिमाग में घुस जाए, एडवांस लेवल क्वेश्चन तुम ऐसे चुटकियों में करते रहो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसमें दिमाग लगेगा थोड़ा बहुत, तुम्हारा पुराना काइनेमेटिक्स वाइनेमेटिक्स का भी नॉलेज लगेगा, ठीक है। तो अच्छा है, और इस क्वेश्चन को तुम आगे रिवीजन के लिए रख सकते हो अपने नोट से मार्क करके, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो पेशेंस के साथ नोट करना आराम से, ठीक है। टू सिमिलर बॉल्स ईच ऑफ मास एम, टू सिमिलर बॉल्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम एंड चार्ज क्यू आर हंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू सिल्क थ्रेड्स
बाय टू सिल्क थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ एल, ईच ऑफ लेंथ एल, प्रूव दैट। खैर ये प्रूविंग में तो नहीं आएगा, जेई में आएगा तो सीधे मल्टी करेक्ट में पूछेगा ये, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं। सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज, सेपरेशन बिटवीन द balls is x equal to q square l by 2 pi epsilon नॉट mg का पावर 1/3। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट इसका है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, फाइंड द रेट डी क्यू बाई डी टी। देखो ये एकदम अलग चीज है, ऐसी चीज एडवांस में पूछ सकता है, क्योंकि वो यही चेक करते हैं दिमाग कितना है बच्चे में, मतलब कि आप रटा हुआ करके आए हो वो नहीं। वो तो जेई मेन में स्पेसिफिक पैटर्न्स के तुम हजारों क्वेश्चन कर लो, बट अगर इसीलिए मतलब हर पैटर्न अगर टीचर क्लास में करा रहा है ना तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में खुद तुम्हें डेवलप करनी होती है कि भाई इसको ऐसे कर सकते थे, फिर उसके बाद टीचर से डिस्कस कर लो भाई। तो इसीलिए तो वो होता है कि तुमने फिर पूछ नहीं हुआ तो फिर पूछ लो टीचर से, बट हर चीज टीचर ही करा देगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी फिर, क्योंकि फिर तुम सोचने का तुम्हारा दिमाग वो बढ़ेगा ही नहीं उस हिसाब से कि किस तरीके से सोचे। अब ये बिल्कुल नई चीज है, डी क्यू बाई डी टी पूछ दिया है, इसमें चार्ज को ये टाइम के साथ कम कर रहा है, तो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, इफ थीटा स्मॉल फाइंड द रेट डी क्यू बाई डी टी विद विच द चार्ज शुड लीक। अब कई लोग बोलेंगे ये तो सिलेबस में ही नहीं था, चार्ज लीकेज की कहाँ से बात आ गई? तो भाई चार्ज तुम्हारे सिलेबस में है, काइनेमेटिक्स तुम्हारे सिलेबस में है, जितनी कॉन्सेप्ट है तुम्हारे सिलेबस में है। चार्ज लीकेज पे आज तक पूछा नहीं है, नया पूछ सकता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीजें एडवांस पूछ सकता है, तो वो यही चेक करता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना है, कितने अच्छे से तुमने उन चीजों को समझा है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा पूरा लैंग्वेज लिख देता हूँ फिर देखो। फाइंड द रेट डी क्यू बाई डी टी विद विच द चार्ज शुड लीक ऑफ, द चार्ज शुड लीक ऑफ, मतलब चार्ज लीक करेगा, ईच स्फीयर, मतलब एक स्फीयर से भी, मतलब एक स्फीयर से जो लीकेज रेट है वो ये है, ईच स्फीयर, और दोनों में एक साथ ही लीक कर रहा है। ठीक है, सेम तरीके से, इफ देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेरीज, इफ देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेरीज एज v equal to a upon root x, where a is a constant, where a is a constant। ठीक है, अब इसमें फिगर क्वेश्चन में गिवन था तो मैं बना देता हूँ, वैसे ना भी देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस तरीके का। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ही है, थोड़ा सा बनने में मेरे से गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं, समझ जाना। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको। चलो ठीक है यार, ठीक है। ये एंगल थीटा गिवन है अपने को, ये भी थीटा है, ये एल है, ये भी एल है, ये क्यू कॉमा एम है, ये भी क्यू कॉमा एम है, और ये सेपरेशन जो है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज गिवन एज एक्स। चलो भाई, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहले एक बार तुम खुद से ट्राई करो, पॉज करके, फिर तुम सोल्यूशन देखना कि कैसे किया। तो पहला पार्ट तो आसानी है, दूसरा पार्ट थोड़ा सा नया है, तो पहले पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। अब कराने को हजारों क्वेश्चन करा लो, 5-5 सेकंड के, 10-10 सेकंड वाले, वो जेई मेन के तो देखे तुमने, 1 मिनट 1 क्वेश्चन सीरीज अगर तुमने मेरे चैनल पे देखी हो तो 1-1 मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं।
पर उनसे फायदा नहीं है ना, वो जेई मेन के टाइम करेंगे लास्ट में। बस एक हाथ चलाना सीखना है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब एकदम 100% होगी। अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए जिनसे तुम्हारा दिमाग खुले और ज्यादा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है टू सिमिलर बॉल्स ईच ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू आर हंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू सिल्क थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ एल। ठीक है, प्रूव दैट सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज दिस। ओके, तो कुछ नहीं करना, पहले तो फोर्सेस बनाओ भाई। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले फोर्स बनाते हैं। इसको तो मैं पहले कॉपी करके रख लूँ, मेरे को तो आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन फिगर है, मैं दोबारा बना लेता हूँ, नीचे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो फोर्सेस बनाते हैं। तो ये पहली बात तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इस डायरेक्शन में। इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर इसकी वजह से लिख रहा हूँ, एक पर लिखता हूँ दूसरे पर, दूसरे की वजह से, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। एफ ई लिख देता हूँ इसको। और इसके अलावा एक यहाँ पर इसका वेट होगा जो कि एम जी के बराबर होगा। एक यहाँ पर वेट हो, एक ये होगी टेंशन, है ना, टेंशन टी के बराबर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ गई होगी, है ना। सीधे मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ, अगर ये एंगल थीटा, ये भी थीटा ही होगा, तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी लिख दूँ सीधे सीधे। ये कहाँ से लिखा, अगर तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आ रहा, तो तुमने शायद पहले के लेक्चर ढंग से नहीं देखे, हमने कई क्वेश्चन में ये यूज किया है। बाकी चलो, अगर नहीं समझ में आया, मैं एक बार लिख देता हूँ। ये होगा तुम्हारा इस तरीके से, जो ऊपर की तरफ आएगा ये आएगा, एक कॉम्पोनेंट इधर, एक कॉम्पोनेंट इधर। इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा। तो यहाँ से तुम लिखोगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा हाँ यार, ये कहाँ थीटा बना दिया मैंने, वही तो मैं सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ करा है। ये थोड़ी है, ये थीटा है ना, तो ये कॉस आएगा। वही तो यार, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई नहीं। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा इक्वल, टी साइन थीटा तुम्हारा एफ ई के बराबर आएगा एक्चुअली में, और टी कॉस थीटा तुम्हारा एम जी के बराबर आएगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा एफ ई बाई एम जी आ जाएगा। ठीक है, यही अपन ने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था। चलो, ये आ गया। चलो, एफ ई की वैल्यू रख दें और tan थीटा की वैल्यू रख दें। तो tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, tan थीटा की वैल्यू होगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, देखो सेपरेशन का अपने को यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो सेपरेशन के लिए अपने को थीटा नहीं चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू अगर तुम रखोगे तो ये वाली लेंथ कितनी है भाई, एक्स बाई टू हो जाएगी ये। और ये वाली कितनी हो जाएगी तुम्हारी, कैसे लिखें कैसे लिखें कैसे लिखें। हाँ, तो ये लेंथ अपने को निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, ये एल है, ये एक्स बाई टू है, तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके का, ये वाली अपन ने निकाली एल है, ये एक्स बाई टू है, तो ये कितनी होगी। तो ये जो अपनी लेंथ है, इसको मैं लेट से अभी एक्स क्या बोल दूं, चलो इसको निकालना है। तो ये सिंपली अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का स्क्वायर नहीं हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, गड़बड़ करा है क्या? अच्छा हाँ, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी ना, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, सॉरी। इसमें साफ साफ बोला थीटा स्मॉल है। ठीक है, थीटा स्मॉल है ना, थीटा इज स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा स्मॉल होता था अप्रोक्सीमेशन, तुम्हें ये पता होगा कि थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा, तो ये सब कुछ बराबर ही हो जाते हैं इस केस में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा tan थीटा है, जो tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एन जी, इस tan थीटा को हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं। और साइन थीटा तुम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से देखो, ये लेंथ की जरूरत ही नहीं है अपने को, हटा दो। एक्स बाई टू अपॉन एल, यानी कि एक्स बाई टू एल। तो इसको मैं सीधे सीधे एक्स बाई टू एल ही लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को नीचे लाऊंगा, tan थीटा को साइन थीटा के बराबर इक्वेट करके एक्स बाई टू एल ही लिख सकता हूँ। ये कैसे किया समझ में आया ना, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा tan थीटा सब बराबर हो जाएंगे, साइन थीटा एक्स बाई टू एल है। ठीक है, एफ ई की वैल्यू लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो यही लिख सकते हो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस एक्स है ना, इसको लिख सकते हो के क्यू। के की वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर। और ये एफ ई बाई एम जी था, तो एम जी भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इधर बनेगा टू के क्यू एल बाई एम जी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अच्छा इसको के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाइव सेवन नॉट रख लेते हैं, तो टू अपॉन फोर पाइव सेवन नॉट, यानी कि वन अपॉन टू पाइव सेवन नॉट हो जाएगा। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू एल बाई टू पाइव सेवन नॉट एम जी। ये समझ में आया कैसे किया, इसको मैंने वन अपॉन फोर पाइव सेवन नॉट लिखा, तो यहाँ से टू कटेगा और नीचे टू पाइव सेवन नॉट बचेगा। ठीक है, बाकी ये के हट गया, फिर क्यू एल ऊपर है और नीचे ये एम जी है। ठीक है, ये हो गया, इसकी पूरे की पावर वन बाई थ्री, क्योंकि एक्स क्यूब होता है ना,
यही अपना आंसर होना चाहिए, देखना यही है। हाँ, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे कैच बस ये था कि थीटा स्मॉल है ना, थीटा स्मॉल है, तो इस केस में हम थीटा को साइन थीटा और tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और tan थीटा यहाँ से निकालना आसान है, x/2/l, तो x/2 है। तो वही यहाँ पे अपन ने सीधे लिख दिया। तो पहला पार्ट तो इजी था, सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। फिगर बना देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। इसे बोल रहा है अगर थीटा स्मॉल है, ठीक है, थीटा स्मॉल मुझे ऐसे जनरली लिखना था, ऊपर वाले के लिए भी था। फाइंड द रेट dq/dt विद द चार्ज शुड लीक ऑफ द स्फीयर्स इफ देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज दिस। तो किस रेट dq/dt से चार्ज लीक करे कि उनके बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाए ये। तो देखना, इसको समझना जरा ध्यान से कि ऐसा क्या हो रहा है। अगर देखो, ऐसा है कि इन पर अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इधर टेंशन है, इधर एनजी है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर तुम इनके चार्जेस को कम करते जाओगे तो ये इक्विलिब्रियम एंगल कम होता जाएगा। देखो ध्यान से देखना, हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg, है ना। तो क्या होगा, ये थीटा कम होता जाएगा, अगर ये Fe, अगर इस चार्ज को तुम कम करते जाओगे तो क्या होगा, ये Fe कम होता जाएगा, और अगर ये Fe कम होता जाएगा तो ये tan थीटा कम होता जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे अप्रोच करने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज लीकेज होगा ये अप्रोच करने लगेंगे, और अगर चार्ज दोनों का जीरो ही हो गया तो देख ही सकते हो दोनों साथ में ऐसे बगल बगल लटक जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि चार्ज लीक करेगा तो एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपने पास आएगी। तो ये अपने को बोल रहा है वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है, जो जिस वेलोसिटी से अप्रोच करना चालू करेंगे वो होगी a/√x। तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसी होगी तो अपने को बताना है कि चार्ज किस रेट से लीक करे ताकि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो, ये कितना हो, ठीक है। तो इसको कहाँ से शुरू करें भाई, तो अपने को dq/dt टाइप की चीज लानी है। तो अपने पास क्या है, ये q एज अ फंक्शन ऑफ x था अपने पास, इसको ले चलते हैं। x³ इज इक्वल टू, क्या था अपने पास, पूरा ले लो ऊपर से, 2k/QL/mg, ठीक है, 2k/QL/mg। तो q को अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, एक मिनट, ये क्यू स्क्वायर है, सॉरी गलती हो गई एक, है ना। वही तो, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर आएगा। फोर्स तो के क्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे इतनी देर से, चक्कर में क्यू कर दिया। तो क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है, हर जगह कर लेना। तो ये हो जाएगा 2k, तो क्यू की वैल्यू आएगी, बल्कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिख दो पहले, x³ mg अपॉन 2kl। सही लिखा है, हाँ। तो क्यू की वैल्यू आएगी √ऑफ x³ mg अपॉन 2kl, ठीक है। जरा dq/dt लिखने की कोशिश करते हैं भाई, है ना। तो dq/dt करोगे तो यहाँ पर देखना जरा राइट साइड में वेरिएबल क्या क्या है। एक्स वेरिएबल है, एम तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, और ये टू भी कांस्टेंट है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट तो अलग लिख दो पहले, √ऑफ mg/2kl। और d/dt के अंदर जाएगा तुम्हारा केवल वेरिएबल x³ की पावर हाफ, यानी कि x की पावर 3/2 हो जाएगा ये। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या। हम्म, ये कैसे लिखा समझ में आया ना। हम्म, ये यहीं तक है, ठीक है। तो पहले तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर दिया, फिर x की पावर कितनी है, 3/2, 3 और उसका रूट 3/2। तो इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चलो करते हैं। तो ये आएगा तुम्हारा √mg/2kl, इसको ऐसे रख लो। x की पावर 3/2 का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल लगा देंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3/2 x की पावर हाफ, ठीक है। यानी कि √x लिख दूं इसको, ठीक है, इंटू dx/dt, है ना। अच्छी बात है, ये dq/dt की वैल्यू है। ये जो लिखा है a/√x वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो dx/dt है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही तो काइनेमेटिक्स यहाँ पे लगनी थी, तो यही है a/√x के बराबर। इसको यहाँ पर पुट कर दो भाई। ये आएगा √mg/2kl इंटू 3/2 √x, और ये a/√x, है ना। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो यहाँ पर एक माइनस भी लगेगा, है ना। तो dx/dt जो होगा तुम्हारा, ये एक्चुअली में माइनस dx/dt एक्चुअली में क्यों पता है, क्योंकि x टाइम के साथ कम हो रहा है ना, इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट तुम खुद ही समझ लो भाई कि dx/dt पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि टाइम के साथ तो x कम हो रहा है। तो dx/dt की वैल्यू आएगी -a/√x, ठीक है। तो -a/√x, तो वही एक माइनस यहाँ पे अपन ने लगा दिया है। तो उससे तुम्हें दिख भी जाएगा कि फिर तुम्हारा फाइनल जो dq/dt निकल करके आएगा ना, वो भी माइनस में आएगा, यानी कि चार्ज भी कम हो रहा है टाइम के साथ, तभी तो अप्रोच होगा, चार्ज कम होगा
और फिर तुम्हारा डीएक्स बाई डी भी कम होगा, वेलोसिटी अप्रोच भी होगा। ठीक है। अगर डी क्यू बाई डी पॉजिटिव आता तो सेपरेशन बढ़ता, है ना, सेपरेशन बढ़ता तो फिर डीएक्स बाई डी भी पॉजिटिव होता। अभी दोनों नेगेटिव है। ठीक, ये हो गया। रूट एक्स सीधे सीधे कट जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी आ गया भाई, नेगेटिव आना चाहिए, वही आ रहा है, माइनस 3a/2 रूट mg/2 kn। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो -3a/2 √2πε0 mg/l। बस वही के की वैल्यू रखी है 1/4πε0। तो ये अपना आंसर 2 हो गया डी क्यू बाई डी टी। तो अच्छा क्वेश्चन था यार, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना था। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। ये माइनस क्यों आया ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि जो ये माइनस प्लस है मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था अपने टाइम पे। माइनस इसलिए आया क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो एक्स जो टाइम के साथ है ना वो कम हो रहा है, तो इसलिए dx बाई डी टी ये माइनस में आएगा। a/√x जो है, क्योंकि x तो पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आना चाहिए dx बाई डी टी, इसलिए ये माइनस आया है। ठीक है। और ये माइनस आएगा तभी तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी भी दिख रहा है माइनस आएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाते तो ये भी पॉजिटिव आ जाता, जो कि नहीं हो सकता ना, चार्ज तो टाइम के साथ कम होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जेई में तुम्हें माइनस प्लस दोनों के ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि चार्ज तो टाइम के साथ कम ही होगा ना, तभी तो अप्रोच होगा, वरना चार्ज टाइम के साथ पॉजिटिव आना चाहिए। हालांकि इन माइनस प्लस से तुम्हारे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर यही आता। बट फाइनल आंसर में तुम्हें माइनस के साथ वाले ऑप्शन को करेक्ट टेक करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ कम होगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी बहुत आएंगे आगे, अभी नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ ही जाएगा। मुझे भी शुरुआत में नहीं आया था भाई, 3-4 चैप्टर निकल के नहीं आया था। बट ये माइनस प्लस वाला खेल होता ही रहता है, हो सकता है 11th में तुमने कई बार देखा हो, तो अब तुम्हें क्लियर हो गया, नहीं हुआ होगा तो कोई भी टेंशन नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार ठीक है, एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा कुछ थोड़ा सा वो भी चलता रहे साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेना ये वाला होमवर्क में, फिर अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो ही मैं डिस्कस करूंगा। या तो आंसर कमेंट कर देना, या तो होमवर्क मतलब डिस्कस करने के लिए तुम ऐसा कमेंट कर देना कि डिस्कस करके, ठीक है, कमेंट में बता देना कि डिस्कस कर दो भैया, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना कि डिस्कस कर देना, वरना मैं इसको बिना डिस्कस करे आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है अ स्मॉल बीड। अच्छा, इसमें थोड़ा एसएचएम का नॉलेज लगेगा, तो जिन लोगों ने एसएचएम नहीं पढ़ा उसको अभी मार्क करके छोड़ सकते हो नोट्स में, जब एसएचएम पढ़ लेना तब देख लेना। ठीक है, अ स्मॉल बीड, एसएचएम का पहला लेक्चर भी तुमने पढ़ा है ना, पूरा एसएचएम की जरूरत नहीं है, बट पहला दूसरा एकदम बेसिक पता होना चाहिए एसएचएम होता क्या है, तो तुम कर लोगे। ठीक है, अ स्मॉल बीड ऑफ मास m and m having charge minus q is constrained to move along a frictionless wire, is constrained to move along a frictionless wire. A positive charge capital Q, a positive charge capital Q lies at a distance capital L, lies at a distance capital L from the wire. Initially bead is just above the charge plus Q. Initially bead is just above the charge plus Q. ठीक है, shows that if the bead is displaced at distance x, show that if the bead is displaced at distance x, is displaced a distance x, where x is small, where x is much smaller than L, where x is much smaller than capital L, वही है ना, and released, and released, it will exhibit simple harmonic motion, it will exhibit SHM या simple harmonic motion, SHM लिख दे रहा हूँ मैं,
सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए, एन एक्सप्रेशन। और अगर तुमने एसएचएम नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो तुम इसको होमवर्क में नहीं कर पाओगे। मैं डिस्कस करूंगा तो मैं तुम्हें हिंट कर दूंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। बाकी एसएचएम पढ़ लोगे तो कर लोगे, एसएचएम का पहला लेक्चर भी देख लोगे, मतलब अगर जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वगैरह वाला पार्ट होता है तो भी तुम इसको कर लोगे। नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो अभी। जब मैं बताऊंगा तो एक बार देख लेना, तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाए। अगर तब भी ना समझ में आए तो भी छोड़ देना, एसएचएम पढ़ने के बाद कर लेना, मार्क करके रख दो कि आफ्टर एसएचएम। ठीक है। और इसमें फिगर दिया है तो वो मैं बना देता हूँ। सॉरी, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज कैपिटल एल। और ये एक लाइन बनाई हुई है, ठीक है। इस पर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स की बात कर रहा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ऐसा ऐसा शो करना है हमें कि अगर इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का अपने को टाइम पीरियड बताना है। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा हिंट कर ही देता हूँ। ये यहाँ पर जाएगा, लेट से इस पोजीशन पर आ गया, तो इस पोजीशन पर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद एक क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा इधर वापस लाता हुआ, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही हमेशा से एसएचएम होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये यहाँ तक वापस लाएगा, बट जब ये यहाँ पर आ जाएगा, अब इस पर जो फोर्स होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बेसिकली इस लाइन के अलोंग इस पर अब कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन इसके बाद एक वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। तो ये कुछ इस तरफ तक जाएगा, यहाँ तक, थोड़ी दूर तक। क्योंकि अब यहाँ से इस पर एक रिटार्डेशन लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, जैसे कॉम्पोनेंट इधर आएगा तो रिटार्डेशन लगेगा, तो ये कुछ दूर जाके रुकेगा, ठीक है। फिर ये इधर से फिर इधर आएगा ऐसे, फिर इधर आएगा फिर ऐसे, तो इसी मोशन को हम बोलते हैं एसएचएम, है ना। तो ये एक एसएचएम करेगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी ना, इसका जब तुम फोर्स लिखोगे, ठीक है, वहां से एक्सेलरेशन लिखोगे, तो एक्सेलरेशन कुछ इस टाइप का बनेगा, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टाइप का, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स, ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। और एक्चुअली में माइनस साथ में लगेगा, क्यों, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना, तो एक्स जो है कम ही होगा, एक्सेलरेशन से उल्टे डायरेक्शन में होगा। लाइक डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। तो ये बनेगा, तो इस तरीके का बन जाएगा। और इसी के को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का आ जाए तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या, फ्रीक्वेंसी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिख लोगे, और टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा कर लोगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है। नहीं पता तो छोड़ सकते हो, थोड़ा मैंने हिंट कर दिया कि किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से कर सकते हो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है यार, यहाँ पे होमवर्क लिख लो इसको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे और बात करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज इतना समझाया, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पूछ सकते हो। बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि वीडियो में किस पॉइंट पे तुम्हें वो डाउट आया था। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।